हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने अल्फ्रेड डी हर्शे-योम-चेज का प्रयोग। ठीक है, आप पढ़ रहे थे कि जो है डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ होने के पक्ष में प्रमाण, कि डीएनए जो है आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसके पक्ष में कौन कौन से प्रमाण दिए गए हैं, इसके जो है इसको सिद्ध करने के लिए कौन कौन से प्रयोग किए गए हैं। तो इसमें आपने दो पढ़ लिया था, एक आपने पढ़ा था ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग और दूसरा आपने पढ़ा था एवेरी मैककार्टी एवं मैक्लियार्ड यानी कि एवेरी मैक्लियार्ड एवं मैककार्टी का प्रयोग। ठीक है, दो प्रयोग आपने पढ़ा था जो कि अमान्य है यानी कि मान्य नहीं है। ग्रिफिथ के रूपांतरण प्रयोग में आपने पढ़ा था कि ग्रिफिथ ने जो रूपांतरण प्रयोग किया उस प्रयोग के द्वारा उन्होंने ये सिद्ध नहीं कर पाया था कि आनुवंशिक पदार्थ जो है वो क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, उसके बाद जो आपने दूसरा प्रयोग पढ़ा एवेरी मैक्लियार्ड एवं मैककार्टी का प्रयोग, उसमें आपने क्या देखा था कि उन्होंने तो सिद्ध किया था कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। किस प्रकार से उन्होंने प्रयोग करके ये सिद्ध किया था वो आपने देख लिया है, लेकिन उनके प्रयोग को भी मान्य नहीं किया गया यानी कि उनका भी मान्य नहीं हुआ। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लियरिटी उन्होंने नहीं दे पाई थी। ठीक है, तो उसके बाद जो प्रयोग आया, अगला प्रयोग है आपका तीसरा प्रयोग है। ये कौन सा है आपका तीसरा प्रयोग आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, थर्ड प्रयोग है। तो इसमें क्या है, ये है अल्फ्रेड डी हर्शे-योम-चेज का प्रयोग। ये हर्शे-योम-चेज ये दो वैज्ञानिक हैं। ठीक है, इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड डी हर्शे और इनका नाम है चेज। ठीक है, ये दोनों वैज्ञानिक जो हैं इन्होंने सर्वमान्य रूप से ये सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो ये आपको याद रख लेना है, पूछा जाता है कि सर्वमान्य रूप से किसने सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो आपको याद रख लेना है कि अल्फ्रेड डी हर्शे-योम-चेज ने ये सर्वमान्य रूप से सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो ये जो हर्शे-योम-चेज हैं, इन्होंने अपना प्रयोग जो किया वो किस पर, इन्होंने अपना प्रयोग दो चीजों पर किया। इन्होंने अपना प्रयोग जो किया, एक वायरस है जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज जीवाणुभोजी, और दूसरा है हमारा एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया, जिसे हम इसका पूरा नाम होता है एस्केरिचिया कोलाई। ठीक है, या एस्केरिचिया कोलाई भी उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ कि हर्शे-योम-चेज ने सर्वमान्य रूप से यह सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है ना, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। उसके बाद जो है इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया, बैक्टीरियोफेज के जीवन चक्र। बैक्टीरियोफेज को हिंदी में हम कहते हैं, बैक्टीरियोफेज को जो है हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसे हम हिंदी में कहते हैं जीवाणुभोजी। ठीक है ना, तो हर्शे-योम-चेज ने सर्वमान्य रूप से यह सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया है, तो इन्होंने अपना प्रयोग जीवाणुभोजी, जिसको इंग्लिश में हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल, बैक्टीरियोफेज के जीवन चक्र और ई कोलाई बैक्टीरिया पर जो है इन्होंने अपना प्रयोग किया है। ये जो जीवाणुभोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज इंग्लिश है, इसकी हिंदी होती है जीवाणुभोजी। तो जीवाणुभोजी जो है ये क्या है कि ये एक प्रकार का विषाणु है, एक प्रकार का वायरस है जो क्या करता है, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए एक बैक्टीरिया जिसका नाम है एस्केरिचिया कोलाई या ई कोलाई बैक्टीरिया हम शॉर्ट में कहते हैं, उस बैक्टीरिया पर ये आक्रमण करता है अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो वही हमने लिखा कि इन्होंने अपना प्रयोग बैक्टीरियोफेज जीवाणुभोजी के जीवन चक्र और ई कोलाई बैक्टीरिया पर किया। बैक्टीरियोफेज क्या है, एक विषाणु है, वायरस है, ये आप याद रख लेंगे। इसके नाम से कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैक्टीरियोफेज ये क्या है, बैक्टीरिया है या वायरस है। तो आप याद रखिए कि इसके आगे बैक्टीरिया लगा हुआ है, तो ये बैक्टीरिया नहीं हो सकता। ऐसे आप जो है इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए कि बैक्टीरियोफेज जो है इसमें बैक्टीरिया लगा हुआ है, इसका मतलब ये बैक्टीरिया नहीं हो सकता। तो बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी क्या है, एक वायरस है। या आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी क्या है, वायरस है या बैक्टीरिया है।
आपसे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेगा कि जीवाणु भोजी क्या है या बैक्टीरियोफेज क्या है। ऑप्शन में दे देगा जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज जो है ये क्या है, एक विषाणु है, एक वायरस है। और ये अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो वायरस होते हैं ये लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों यानी कि सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी माने जाते हैं कि ये दोनों के बीच के कड़ी होते हैं। इन्हें क्यों कहा जाता है कि दोनों के बीच के कड़ी होते हैं, क्योंकि ये जब नॉन लिविंग में होते हैं तो इनके जो है नॉन लिविंग के यानी कि ये जब नॉन लिविंग के अंदर होते हैं, किसी निर्जीव के अंदर होते हैं तो ये निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं, और अगर किसी सजीव में होते हैं तो ये सजीव की तरह व्यवहार करते हैं। यानी कि ये सजीव में सजीव की तरह होते हैं, निर्जीव में निर्जीव की तरह होते हैं, इसीलिए हम इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। ठीक है, तो ये जब इनको अपनी संख्या बढ़ाना होता है तो ये किस पर, एक बैक्टीरिया है जिसे हम कहते हैं इस्केराइकिया या ई कोलाई बैक्टीरिया, उस पर ये क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। और आप जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। बैक्टीरिया का जो शरीर है वो एक कोशिकीय होता है, एक कोशिका से मिलकर के बने होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स होते हैं। जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं ये कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, और कैसे होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं या जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। तो आपके जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, इनमें केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन बैक्टीरिया जो है इनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। और आप पढ़े हैं, आप जानते हैं कि डीएनए जो है ये कहाँ पर होता है, केंद्रक में होता है, न्यूक्लियस में होता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं पाया जाता। तो इनके जो डीएनए होते हैं वे साइटोप्लाज्म में ही फैले होते हैं, और जिस जगह पर डीएनए पाए जाते हैं बैक्टीरिया में, जीवाणु में, उस जगह को हम कहते हैं केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस, बैक्टीरिया में केंद्रक नहीं पाया जाता, इनमें डीएनए पाया जाता है। इनके डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में फैले होते हैं। तो क्या होता है कि जो वायरस है यानी कि जो बैक्टीरियोफेज है ये क्या करता है, जब जीवाणु पर आक्रमण करता है तो आप जानते हैं कि जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु के चारों तरफ क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने बना दिया एक जो है, मान लीजिए ये क्या है, बैक्टीरियोफेज है। ठीक है ना, ये क्या है, बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, और बैक्टीरियोफेज के अंदर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, डीएनए है। ये अंदर जो है ये पूरी एक कोशिका होती है, अंदर जो है क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, और इसी में जो है बीच में क्या उपस्थित होता है, डीएनए उपस्थित होता है। और इसके चारों तरफ जो है एक आवरण पाई जाती है, बाहर की तरफ जो पाई जाती है उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, और अंदर की तरफ जो पाई जाती है उसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो जो बैक्टीरियोफेज होता है वो इस तरीके का होता है, यानी कि जो बैक्टीरियोफेज है उसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये जो है बैक्टीरियोफेज होता है, और इसमें यहाँ पे क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरियोफेज जो है ये क्या करता है, इस पर यानी कि इसके जो है आ करके जीवाणु पर आक्रमण करता है, और इसकी जो ये कोशिका भित्ति है और कोशिका झिल्ली है इसको ये क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, यानी कि इसको ये तोड़ देता है। और जब ये कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली को तोड़ देता है, तोड़ करके क्या करता है, अपना डीएनए जो है इसके अंदर ट्रांसफर कर देता है। ये जो है अपना डीएनए इसके अंदर ट्रांसफर कर देता है। और ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ये क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया। ये ई कोलाई बैक्टीरिया जो है ये नहीं समझ पाती है कि ये डीएनए जो है हमारा नहीं है। तो ये डीएनए भी जो है ये समझने लगती है बैक्टीरिया कि ये डीएनए हमारा है, यानी कि ये डीएनए जो है बैक्टीरिया के अंदर जा करके, अब ये जो डीएनए है ये किसका है, बैक्टीरियोफेज का है। तो इसके पास जो है कैसा इंफॉर्मेशन है, बैक्टीरियोफेज के पास जो इंफॉर्मेशन यानी कि बैक्टीरियोफेज के जो गुण होते हैं, बैक्टीरियोफेज के जो लक्षण होते हैं, उसके जो क्वालिटीज होते हैं
वो इस डीएनए के जीन में है। तो ये डीएनए क्या करता है, आकर के इस बैक्टीरिया के अंदर ढेर सारे बैक्टीरियोफेज बनाना शुरू कर देता है। और जब इस जीवाणु के अंदर यानी कि जीवाणु कोशिका में ढेर सारे बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं तो एक अवस्था ऐसी आती है कि इसकी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली जो है ये फट जाती है, रप्चर कर जाती है और सारे बैक्टीरियोफेज बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये होती है इनकी लाइफ साइकिल में। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, सिंपल सा हम ऐसे आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है बैक्टीरियोफेज ई कोलाई बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है। ठीक है, फिलहाल इससे आपका कोई मतलब नहीं है इसमें। ठीक है, ये आपको हमने बता दिया कि किस प्रकार से बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरियोफेज है ये बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है कि ये विषाणु जो है कोलाई बैक्टीरिया से जुड़कर अपना डीएनए जीवाणु के अंदर प्रवेश करा देता है और उस डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन होता है उसी के अनुसार जीवाणु की कोशिका के अंदर जीवाणु भोजी बनने लगते हैं। जब बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए जो है बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर देता है तो उस डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन होती है उसी इंफॉर्मेशन के अनुसार उस बैक्टीरिया के कोशिका के अंदर ढेर सारे बैक्टीरियोफेज, ढेर सारे वायरस, ढेर सारे जीवाणु भोजी बनने लगते हैं। ठीक है, ये तो था सिंपल सा बात कि आपको जो है बैक्टीरियोफेज के बारे में कुछ पता होना चाहिए था। ठीक है, तभी आपको ये प्रोसेस समझ में आता अच्छे से। अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि अल्फ्रेड डी हर्शे एवं चेज ने प्रयोग क्या किया था। तो इन्होंने जो प्रयोग किया था ये तो सिंपल सा था, लेकिन लिखना है आपको, इसको भी याद रखना है, पूछे जाते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो मेन आपका ये प्रयोग है, इन्होंने प्रयोग क्या किया तो ये आपको ध्यान से समझना है और बहुत ही आसान है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो जो है 100% आपको समझ में आएगा और आपको समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा, वरना आपको ये बहुत टफ लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रयोग में हमने लिखा है कि हर्शे एवं चेज को यह पता था कि डीएनए में क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, जो कि आपको भी पता है कि जो डीएनए है डीएनए में क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। ये आगे आप जब डीएनए पढ़ेंगे तो आप डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी 11th क्लास में आपने पढ़ चुका है कि डीएनए किन चीजों से मिलकर के बना होता है। ठीक है ना, तो आपने वहां पे देखा था कि क्या क्या चीजें होते हैं, फास्फोरस होता है यानी कि फास्फेट समूह होते हैं या फास्फोरस होते हैं, और क्या होते हैं आपके जो पॉलीसैकेराइड यानी कि डीऑक्सीराइबोस शुगर होते हैं, और क्या होते हैं नाइट्रोजनस बेस होती है। 3 चीज होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर होते हैं, और तीसरा क्या होता है, फास्फेट समूह यानी कि फास्फोरस होता है। तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे प्रयोग में क्या है कि हर्शे एवं चेज को ये पता था कि डीएनए में क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, लेकिन सल्फर नहीं पाया जाता। डीएनए में क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, सल्फर नहीं पाया जाता। और मतभेद किस में था, आपको पता है कि यही नहीं कंफर्म हो रहा था, ये तो पता था कि जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र पर ही ऐसा कोई पदार्थ है जो आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। और ये पता था कि गुणसूत्र जो है वो डीएनए प्लस प्रोटीन से मिल करके बना होता है। मतभेद इसी में था कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है कि आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन है। इन्हीं दोनों में पता करना था कि इन दोनों में से आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है। तो इसीलिए इन्होंने इन्हीं दोनों को ध्यान में रखते हुए प्रयोग किया। तो इनको जो है ये पता था कि जो डीएनए होते हैं, डीएनए में क्या पाए जाते हैं, फास्फोरस पाए जाते हैं, सल्फर नहीं पाए जाते। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है, फास्फोरस नहीं पाया जाता। ध्यान रखिएगा कि इन्हें जो है हर्शे एवं चेज को ये पता था कि जो डीएनए है, डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है और सल्फर नहीं पाया जाता, लेकिन इसी का उल्टा जो प्रोटीन है, प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है, फास्फोरस नहीं पाया जाता। तो ये तो पता था हर्शे एवं चेज को। तो इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, इन दोनों लोगों ने क्या किया कि जीवाणु भोजी जो था, जो बैक्टीरियोफेज इन्होंने लिया, यानी कि इन्होंने बैक्टीरियोफेज को 2 मीडियम में ग्रो कराया। इन्होंने क्या किया कि बैक्टीरियोफेज के 2 अलग अलग कल्चर मीडियम तैयार किया। ठीक है ना, इन्होंने जीवाणु भोजी जो है, बैक्टीरियोफेज जो है, बैक्टीरियोफेज के अलग अलग 2 कल्चर मीडियम तैयार किए। ठीक है, कौन कौन से मीडियम इन्होंने तैयार किए, देखिए जो पहला मीडियम था, एक है कि एक मीडियम में यानी कि पहले मीडियम में इन्होंने फास्फोरस 32 डाल दिया। ठीक है, और एक मीडियम में इन्होंने फास्फोरस 32 डाला, और एक मीडियम में, या हम यहाँ लिख सकते हैं और दूसरे मीडियम में, और
और जो है दूसरे मीडियम में इन्होंने क्या किया, सल्फर 35 डाल दिया, जो कि क्या है, सामान्य नहीं है, समस्थानिक है। ठीक है ना, जो कि सामान्य नहीं है, समस्थानिक है। इन्होंने क्या किया, दो मीडियम तैयार किया। इन्होंने क्या किया कि दो कल्चर मीडियम तैयार किया। कौन कौन से कल्चर मीडियम, जैसे देखिए यहाँ पे जो है एक, ये मान लीजिए फर्स्ट, ये है फर्स्ट मीडियम और ये है सेकेंड मीडियम। ठीक है ना, ये फर्स्ट मीडियम और ये सेकेंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम में इन्होंने जो बैक्टीरियोफेज लिया, कैसा, इसमें एक बैक्टीरियोफेज लिया और इसमें भी इन्होंने दो कल्चर मीडियम तैयार किया, फर्स्ट मीडियम एंड सेकेंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम में इन्होंने एक बैक्टीरियोफेज को लिया और सेकेंड मीडियम में भी इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरियोफेज को लिया। देखिए हमने क्या लिखा है कि फर्स्ट मीडियम जो है, फर्स्ट मीडियम में इन्होंने क्या डाल दिया, फास्फोरस 32 डाल दिया। फर्स्ट मीडियम में इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट मीडियम में इन्होंने क्या डाला, मान लीजिए ये जो है, हम पात्र बना लेते हैं, ये जो है पात्र है, इसमें बैक्टीरियोफेज लिया और इसमें इन्होंने क्या डाल दिया, फास्फोरस 32 डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, दूसरे मीडियम में इन्होंने सल्फर 35 डाल दिया। ठीक है ना, वही चीज हमने लिखा कि एक मीडियम में इन्होंने फास्फोरस 32 डाल दिया और दूसरे मीडियम में इन्होंने क्या किया, दूसरे मीडियम में इन्होंने क्या डाल दिया, सल्फर 35 डाल दिया। ठीक है, जो कि क्या है, जो कि सामान्य नहीं है, समस्थानिक है। फिर इन्होंने क्या देखा कि जो फर्स्ट मीडियम में जो बैक्टीरियोफेज बने, ठीक है ना, फर्स्ट मीडियम में जो बैक्टीरियोफेज बने, अब फास्फोरस इसमें इन्होंने किसमें डाला, फास्फोरस किसमें पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। तो ये फास्फोरस किसमें जाएगा, बैक्टीरियोफेज के डीएनए में जाएगा। और सल्फर किसमें पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है। तो सल्फर किसमें जाएगा, बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्होंने फर्स्ट मीडियम कैसे इन्होंने तैयार किया कि इन्होंने कि दो अलग अलग मीडियम लिया, दोनों अलग अलग मीडियम में इन्होंने एक एक बैक्टीरियोफेज लिया और इन्होंने क्या किया कि पहले मीडियम में इन्होंने बैक्टीरियोफेज के साथ में फास्फोरस 32 डाल दिया और दूसरे मीडियम में इन्होंने क्या किया कि बैक्टीरियोफेज के साथ में सल्फर 35 डाल दिया, जो कि सामान्य नहीं है, क्या है, समस्थानिक है। तो यहाँ पे जो बैक्टीरियोफेज बने, यहाँ पे जो क्या बने, न्यू बैक्टीरियोफेज, यहाँ पे क्या बनेगा, न्यू बैक्टीरियोफेज। यहाँ पे जो न्यू बैक्टीरियोफेज और यहाँ पे भी क्या बना, न्यू बैक्टीरियोफेज। न्यू बैक्टीरियोफेज जो बना, तो देखिए यहाँ पे जो न्यू बैक्टीरियोफेज बना, इसका जो डीएनए था, इसके डीएनए में क्या आ गया, फास्फोरस 32 आ गया और जो प्रोटीन है, तो प्रोटीन में तो इन्होंने कोई बदलाव किया नहीं, तो प्रोटीन जो रहा वो कैसा रहा, नॉर्मल रहा, यानी कि सामान्य रहा। दूसरे मीडियम में जो न्यू बैक्टीरियोफेज बना, उसमें क्या हुआ कि इसमें डीएनए में तो इन्होंने सल्फर तो कुछ, यानी कि फास्फोरस में तो कोई चेंजिंग की नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डीएनए आया, वो डीएनए में जो है, इसके डीएनए में, इसका जो डीएनए, इसके डीएनए में जो फास्फोरस रहा वो कैसा रहा, नॉर्मल रहा। ठीक है, और जो प्रोटीन, इसके डीएनए, इसके जो है बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन में क्या पाया गया, इसके प्रोटीन में पाया गया सल्फर 35। तो इस प्रकार से जो है, ध्यान से समझिएगा इसे, कि हर्शे और चेज जो है, इनको ये पता था कि जो डीएनए होता है, डीएनए में क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, सल्फर नहीं पाया जाता। और प्रोटीन में क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, फास्फोरस नहीं पाया जाता। तो इन्होंने क्या किया कि जो है दो अलग अलग मीडियम में इन्होंने बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया, यानी कि इन्होंने बैक्टीरियोफेज के दो अलग अलग कल्चर मीडियम तैयार किए। कौन कौन से, इन्होंने दो अलग अलग कल्चर मीडियम लिया, दोनों में इन्होंने अलग अलग बैक्टीरियोफेज लिया। पहले में इन्होंने क्या किया, पहले कल्चर मीडियम में इन्होंने क्या किया कि बैक्टीरियोफेज के साथ में फास्फोरस 32 डाल दिया और सेकेंड मीडियम में, यानी कि दूसरे कल्चर मीडियम में इन्होंने क्या किया कि बैक्टीरियोफेज के साथ में सल्फर 35 डाल दिया। जब इन्होंने सल्फर 32 और इसमें फास्फोरस 32 और इसमें सल्फर 35 डाल दिया,
तो इन्होंने फिर क्या देखा, तो हमने देखिए यहाँ पे लिखा है कि इससे क्या हुआ कि मीडियम फर्स्ट में जो बैक्टीरियोफेज बने उसके डीएनए में फास्फोरस 32 आया। देखिए हमने यहाँ पे बताया कि जो न्यू बैक्टीरियोफेज बने उसके डीएनए में क्या आ गया, फास्फोरस 32 आ गया। और जो मीडियम सेकेंड है, मीडियम सेकेंड में जो नए बैक्टीरियोफेज बने उनके प्रोटीन में क्या आ गया, सल्फर 35 आ गया। यानी कि यहाँ पे इनके डीएनए में फास्फोरस 32 आया। और मीडियम सेकेंड में जो है, मीडियम सेकेंड में यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं, मीडियम सेकेंड में बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन में, बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन में क्या आ गया, सल्फर 35 आ गया। ठीक है, तो इन्होंने दो बैक्टीरियोफेज तो तैयार कर लिए, दो मीडियम इन्होंने तैयार कर लिया। एक मीडियम इन्होंने ऐसा तैयार किया कि जिसके जो है डीएनए में फास्फोरस कैसा था, 32 था, जबकि फास्फोरस कितना होता है, 21 होता है। ठीक है ना, इन्होंने जो है इसको परिवर्तित किया ताकि इन्होंने एक चिन्ह के रूप में जो है, एक जो है चिन्ह हम कह सकते हैं कि चिन्ह बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, इसके फास्फोरस में परिवर्तन किया और इसके सल्फर में परिवर्तन किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है एक मीडियम में इन्होंने ऐसा बैक्टीरियोफेज ग्रो करवाया जिसके डीएनए में फास्फोरस 32 था, सल्फर प्रोटीन क्या था, प्रोटीन में सल्फर नॉर्मल था। ठीक है ना, प्रोटीन में यहाँ पे सल्फर, प्रोटीन में जो है सल्फर कैसा था, ये नॉर्मल था, ये सल्फर है, सल्फर नॉर्मल। और एक ऐसा दूसरे मीडियम में जो बैक्टीरियोफेज ग्रो कराया वो ऐसा था कि इसका डीएनए जो था, डीएनए में फास्फोरस नॉर्मल था और प्रोटीन जो था, प्रोटीन में सल्फर 35 आ गया। फिर अब इन्होंने क्या किया, आप देख रहे हैं दो बैक्टीरियोफेज बनाए, एक बैक्टीरियोफेज ऐसा जिसके डीएनए में फास्फोरस 32 और एक बैक्टीरियोफेज ऐसा जिसके प्रोटीन में सल्फर 35 था। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर क्या किया कि इस बैक्टीरियोफेज को इन्होंने किसके साथ रखा, ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ में रखा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं, फिर बनाते हैं फिगर। ठीक है, यहाँ पे आप ये जान रहे हैं कि इसके डीएनए में क्या आया, फास्फोरस 32 आया और इसके जो है सल्फर में, इसके प्रोटीन में सल्फर 35 आया। इसको हमने जो लिखा था आप लिख लेंगे। ठीक है, जगह कम था, लिख देते हैं ऐसे। यहाँ पे जो न्यू बैक्टीरियोफेज बना, इसके डीएनए में जो फास्फोरस आया वो कैसा आया, 32 आया। और प्रोटीन जो है, प्रोटीन में सल्फर जो है वो कैसा है, नॉर्मल है। और यहाँ पे जो न्यू बैक्टीरियोफेज बना, जो न्यू बैक्टीरियोफेज बना, इसके डीएनए में फास्फोरस जो है वो कैसा रहा, नॉर्मल रहा। और प्रोटीन में सल्फर जो है कैसा आया, 35 आया। ठीक है, ये दो इन्होंने बैक्टीरियोफेज बनाया। अब देखिए इसको क्या किया इन्होंने, ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ में रखा। अब देखिए यहाँ पे जो है हम बना रहे हैं ई कोलाई, यानी कि इन्होंने दो अलग अलग क्या लिया, दो जो है इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया। ये क्या है, ये है ई कोलाई बैक्टीरिया, पहला ई कोलाई बैक्टीरिया और ये दूसरा ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो है क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया, ये पहला है और ये दूसरा है। ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया है और इसमें आप जानते हैं क्या पाया जाता है, डीएनए। ठीक है, और जो जीवाणुभोजी है बैक्टीरियोफेज जो है वो क्या करता है, इसके ऊपर आकर के आक्रमण करता है। जब इन्होंने क्या किया, जीवाणु को और जो है इस वायरस को, बैक्टीरियोफेज को एक साथ रखा, तो ये बैक्टीरियोफेज जो है ये क्या किया, ये बैक्टीरियोफेज जो है इस पर आक्रमण किया। ठीक है, यहाँ पे भी बना देते हैं। ठीक है, ये है बैक्टीरियोफेज, इसमें यहाँ पे पाया जा रहा है डीएनए, इसमें यहाँ पे है डीएनए। तो ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है, इसके वाल को रप्चर कर देता है, इसके वाल को तोड़ देता है और तोड़ करके जो है अपना डीएनए इसके अंदर
ट्रांसफर कर देता है, तोड़ करके अपना डीएनए जो है इसके अंदर ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो बैक्टीरियोफेज है ये पहला वाला बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ पे जो बैक्टीरियोफेज है इसका जो डीएनए है, इसके डीएनए में क्या है, डीएनए में इसके फास्फोरस क्या है 32 है, और इसके प्रोटीन में जो है क्या है सल्फर 35 है। ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे जो डीएनए है इसके डीएनए में प्रोटीन क्या है, सॉरी फास्फोरस क्या है 32 है, और इसके प्रोटीन में सल्फर क्या है 35 है। तो ये बैक्टीरियोफेज जो है जब इस इकोलाई बैक्टीरिया के साथ जुड़ा, इकोलाई बैक्टीरिया पर आक्रमण किया, इकोलाई बैक्टीरिया पर आक्रमण करने पर ये क्या किया कि इसके वाल को रप्चर कर दिया, और रप्चर करने के बाद अपने डीएनए को इसके अंदर इंटर कर दिया। दोनों बैक्टीरियोफेज क्या किए, अपने अपने डीएनए को इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंटर कर दिए, प्रवेश कर दिए। तो फिर क्या हुआ कि अब जब इस बैक्टीरियोफेज का डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर आया तो ये बैक्टीरिया जो है इस डीएनए को अपना डीएनए समझी, यानी कि कहने का मतलब इस बैक्टीरिया के अंदर जो है क्या बनने शुरू हो गए, ढेर सारे जो है इस डीएनए के अनुसार जो है, इस डीएनए के इंफॉर्मेशन के अनुसार जो है इसके अंदर ढेर सारे बैक्टीरियोफेज बनने शुरू हो गए। ठीक है ना, इसके अंदर जो है ढेर सारे बैक्टीरियोफेज बनने लगे। इसके अंदर ढेर सारे बैक्टीरियोफेज बनने लगे, यहाँ पे भी। ठीक है, इसके अंदर ढेर सारे बैक्टीरियोफेज बनने लगे। अब क्या हुआ कि जब जो है इनके अंदर यानी कि इन दोनों इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर जब ढेर सारे बैक्टीरियोफेज बन गए तो हर्शे एवं चेज ने क्या किया कि इन बैक्टीरियोफेज का अध्ययन किया जो इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर नए बैक्टीरियोफेज बने हुए थे। ठीक है, जब इन्होंने इन बैक्टीरियोफेज का अध्ययन किया तो इन्होंने क्या पाया कि ये जो नए बैक्टीरियोफेज बने थे, इन नए बैक्टीरियोफेज के डीएनए जो थे उन डीएनए में फास्फोरस कैसा पाया गया, 32 पाया गया। और यहाँ पे इस वाले इकोलाई बैक्टीरिया में जो बैक्टीरियोफेज बने थे, फिर इन्होंने जब इसका अध्ययन किया तो इन्होंने क्या पाया, इन्होंने ये पाया कि इसके इस बैक्टीरियोफेज में जो प्रोटीन है उस प्रोटीन में जो सल्फर है वो सल्फर कैसा होना चाहिए था, सल्फर 35 होना चाहिए था, क्योंकि इस बैक्टीरियोफेज का जो प्रोटीन है उस प्रोटीन में सल्फर 35 है। तो इस बैक्टीरियोफेज में भी तो क्या होना चाहिए था, सल्फर 35 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं पाया गया। इसमें सल्फर जो है वो क्या पाया गया, नॉर्मल पाया गया। और इन्होंने क्या किया था, इनके सल्फर में परिवर्तन किया था, बदलाव किया था, लेकिन यहाँ पे परिवर्तित नहीं हुआ। तो इससे क्या हुआ, इससे ये सिद्ध हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डीएनए है इसके पास फास्फोरस कैसा था, 32 था। तो यहाँ पे जो नए बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरियोफेज से बने, जो नए बैक्टीरियोफेज उनके डीएनए में भी फास्फोरस सामान्य नहीं आया, फास्फोरस जो है नॉर्मल नहीं आया। जो इन्होंने परिवर्तन किया था, जो फास्फोरस इसके डीएनए में था वही फास्फोरस इसके भी डीएनए में आया। क्योंकि ये जो बैक्टीरियोफेज बने हैं इसी डीएनए से बने हुए हैं, इसलिए इनके अंदर भी जो डीएनए है उस डीएनए में जो फास्फोरस है वो कैसे बने, फास्फोरस 32 आए। और यहाँ पे जो बैक्टीरियोफेज है इनके प्रोटीन में क्या था, सल्फर 35 था। तो इन्हीं का डीएनए जो है यहाँ है और इसी डीएनए से यहाँ पे ये न्यू बैक्टीरियोफेज बने हैं, लेकिन यहाँ पे सल्फर 35 ना होकर के सल्फर कैसा पाया गया, नॉर्मल पाया गया। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि अगर ये प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ होता तो जब इसके प्रोटीन में सल्फर 35 है तो ये जो नए बैक्टीरियोफेज बने हैं इनके प्रोटीन में भी सल्फर 35
होना चाहिए था और ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये सिद्ध है कि ये प्रोटीन जो है ये आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। आनुवंशिक पदार्थ कौन है? डीएनए है। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए, ठीक है, ध्यान से आप देखेंगे, फिर से हम दोबारा समझा रहे हैं, आपको जो है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रयोग क्या है ये तो हमने जो बताया ये सिंपल सी बात थी, ये तो आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कुछ समझाना नहीं है। इनका जो प्रयोग था वो क्या था? हर्षे एवं चेज ने क्या प्रयोग किया? हर्षे एवं चेज ने जो है, हर्षे एवं चेज ये जो वैज्ञानिक हैं, इन लोगों को ये पता था कि जो डीएनए होते हैं, डीएनए में क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है, सल्फर नहीं पाया जाता। और जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन में सल्फर पाए जाते हैं, फास्फोरस नहीं पाए जाते हैं। इन लोगों को ये पता था, तो इन्होंने क्या किया? बैक्टीरियोफेज के, यानी कि इन्होंने बैक्टीरियोफेज के अलग अलग 2 कल्चर मीडियम तैयार किए। इन्होंने क्या किया कि बैक्टीरियोफेज, जीवाणुभोजी के 2 अलग अलग कल्चर मीडियम तैयार किए। कैसे? इन्होंने एक मीडियम ऐसा बनाया, 2 अलग अलग इन्होंने कल्चर मीडियम लिया, दोनों में अलग अलग बैक्टीरियोफेज लिया। पहला मीडियम जो इन्होंने लिया, पहले मीडियम में इन्होंने बैक्टीरियोफेज के साथ में क्या किया? फास्फोरस 32 डाल दिया। और दूसरे मीडियम में इन्होंने बैक्टीरियोफेज के साथ में सल्फर 35 डाल दिया। ठीक है, और जब इनसे जो नए बैक्टीरियोफेज बने, जो न्यू बैक्टीरियोफेज बने, उनके डीएनए में क्या आया? फास्फोरस 32, यानी कि इनके जो है डीएनए में यहाँ पे इन्होंने क्या किया? फास्फोरस 32 मिला दिया। तो जो नए बैक्टीरिया बने उनमें फास्फोरस 32 आया और प्रोटीन जो है वो नॉर्मल ही रहा, क्योंकि प्रोटीन में तो कोई परिवर्तन किया नहीं था इन्होंने। और यहाँ पे इस वाले बैक्टीरियोफेज के जो प्रोटीन है, उसके प्रोटीन में इन्होंने क्या किया? सल्फर 35 डाल दिया। ठीक है, तो एक बैक्टीरियोफेज इन्होंने ऐसा प्राप्त किया, ऐसा बनाया जिसके डीएनए में फास्फोरस 32 था, और एक दूसरा बैक्टीरियोफेज इन्होंने ऐसा बनाया जिसके प्रोटीन में सल्फर 35 था। तो इस प्रकार से इन्होंने 2 अलग अलग कल्चर मीडियम तैयार किए। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन दोनों बैक्टीरियोफेज को 2 अलग अलग ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ में रखा। ठीक है, तो जब इन्होंने 2 अलग अलग ई कोलाई बैक्टीरिया को, यानी कि पहले मीडियम के बैक्टीरियोफेज को एक दूसरे अलग जो है ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ में रखा, और दूसरे मीडियम वाले बैक्टीरियोफेज को इन्होंने एक अलग कल्चर, यानी कि एक अलग ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ में रखा। फिर इन्होंने क्या देखा कि जो पहला बैक्टीरियोफेज था, पहले मीडियम का बैक्टीरियोफेज जो था, इन्होंने जब दोनों को अलग अलग रखा तो बैक्टीरियोफेज का जो काम है वो अपना काम किया। यानी कि बैक्टीरियोफेज क्या करते हैं? ये जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया पर आक्रमण करते हैं, आक्रमण करके उसकी वाल को रप्चर कर देते हैं, और वाल को रप्चर करके अपने डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कर देते हैं। तो यहीं पर दोनों बैक्टीरियोफेज ने दोनों ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ में किया। और जब जो है दोनों बैक्टीरियोफेज ने दोनों ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर अपना अपना डीएनए ट्रांसफर कर दिया, तो दोनों बैक्टीरिया के अंदर जो है, दोनों ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर नए नए बैक्टीरियोफेज, यानी कि इसी डीएनए के इंफॉर्मेशन के अनुसार जो है न्यू बैक्टीरियोफेज बनने स्टार्ट हो गए। जब दोनों बैक्टीरिया के अंदर नए बैक्टीरियोफेज बन गए, तो फिर हर्षे एवं चेज ने क्या किया कि पहले इन्होंने क्या किया कि जो पहला मीडियम था उसका अध्ययन किया। तो इन्होंने क्या पाया कि जो न्यू बैक्टीरियोफेज बने थे उनके डीएनए में फास्फोरस 32 पाया गया, और जो दूसरा मीडियम जो था जिसमें इन्होंने सल्फर 35 वाले बैक्टीरियोफेज को डाला था, ठीक है, जिस ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ में सल्फर 35 वाले बैक्टीरियोफेज को रखा था, जब इन्होंने इसका अध्ययन किया तो इन्होंने क्या देखा कि इसमें जो नए बैक्टीरियोफेज बने थे उन बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन में सल्फर 35 नहीं पाया गया। सल्फर कैसा पाया गया? नॉर्मल पाया गया। जबकि इन्होंने कैसा बैक्टीरियोफेज रखा था? सल्फर 35 वाला बैक्टीरियोफेज रखा था, यानी कि उसके जो है प्रोटीन में इन्होंने परिवर्तन कर दिया था। सल्फर जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल की जगह पे इन्होंने सल्फर 35 डाल दिया था। तो यहाँ पे सल्फर 35 नहीं आया, नॉर्मल वाला ही आया। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता।
डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसीलिए जो है यहाँ पे जो नए बैक्टीरियोफेज बने उनके डीएनए में भी फास्फोरस 32 पाया गया। और प्रोटीन जो है ये आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता, इसलिए इसके प्रोटीन में सल्फर 35 नहीं पाया गया। अगर प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ होता तो इसके प्रोटीन में सल्फर 35 पाया जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से हर्षयोम चेज ने इसे सर्वमान्य रूप से सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है, तो इतना आप यहाँ तक तो लिख ही लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लिया है कि इससे मीडियम फर्स्ट में जो बैक्टीरियोफेज बने उनके डीएनए में फास्फोरस 32 आया, और मीडियम सेकंड में जो बैक्टीरियोफेज बने उनके प्रोटीन में सल्फर 35 आया। उसके बाद आप लिखेंगे कि इसके बाद जो है या इसके बाद हर्षयोम चेज ने दोनों बैक्टीरियोफेज को अलग अलग ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ में रखा। ठीक है, फिर इन्होंने क्या हुआ, जब इन्होंने दोनों बैक्टीरियोफेज को अलग अलग ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ में रखा तो दोनों बैक्टीरियोफेज ने क्या किया कि दोनों बैक्टीरिया के वाल को, इसकी कोशिका भित्ति को रप्चर करके अपने डीएनए को ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करा दिया। और जब जो है ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज के डीएनए प्रवेश कर गए तो उसके अनुसार यानी कि उसके आदेशानुसार ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर नए बैक्टीरियोफेज बनने स्टार्ट हो गए। जब दोनों ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर नए बैक्टीरियोफेज बन गए तो फिर हर्षयोम चेज ने दोनों बैक्टीरियोफेज का अलग अलग अध्ययन किया। तो उन्होंने जो है पहले बैक्टीरिया का यानी कि उन्होंने पहले जो है उस बैक्टीरिया का अध्ययन किया जिसके साथ में उन्होंने कैसा बैक्टीरियोफेज रखा था, जिसके डीएनए में फास्फोरस 32 था। यानी कि जब उन्होंने फास्फोरस 32 जो है डीएनए वाले बैक्टीरियोफेज का अध्ययन किया तो इन्होंने क्या पाया कि उसके डीएनए में भी फास्फोरस 32 आया था। उसके बाद जब उन्होंने दूसरे जो है बैक्टीरिया यानी कि जो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज बने थे, जब इन्होंने उसका अध्ययन किया जिसके साथ में इन्होंने किस बैक्टीरियोफेज को रखा था, सल्फर 35 वाले बैक्टीरियोफेज को रखा था, तो इन्होंने पाया कि जो नए बैक्टीरियोफेज बने थे उनके प्रोटीन में सल्फर 35 नहीं पाया गया। सल्फर कैसा पाया गया, नॉर्मल पाया गया, सामान्य पाया गया। तो इस प्रकार से हर्षयोम चेज ने ये सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता। यदि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ होता तो ये जो नए बैक्टीरियोफेज बने हैं इनके प्रोटीन में भी सल्फर 35 आना चाहिए था या आया होता। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप अपने भाषा में जैसे आप लिख सकेंगे लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना तो हमने लिख दिया है, उसके बाद ये हमने लिखा नहीं। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे, हमने बोल दिया है, आप उसको समझ के अपनी भाषा में लिख लेंगे। जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसको लिख ले जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।